जंगल में एक रात बिताने के बाद हान ली ने सॉवरन डेविल कॉर्प्स को वापस समेटा और मीरियड लिंक माउंटेन्स की ओर रवाना हो गया। एक दिन पहले जब वो वायोलेट स्पिरिट और बाकी लोगों को खोजने निकला था, तब उसे हेवन पीक सेक्ट के शिष्यों के कोई निशान नहीं मिले थे। इसी कारण उसने अभी तक उस पदक का उपयोग नहीं किया था जो हेवन पीक के एल्डर ने उसे दिया था। मार्किस ननलोंग को खोजने का भी कोई अर्थ नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि हेवन पीक सेक्ट या तो किसी और स्थान पर ठहर गया था या फिर अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं था। इन बातों को लेकर हान ली बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने पहाड़ों के पास ही एक अस्थायी निवास तैयार करने और खाली समय में कुछ कोर फॉर्मेशन स्टेज पपेट्स को परिष्कृत करने का निश्चय किया। यिन यांग रिंग्स उसके पास थे, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि मार्किस ननलोंग स्वयं ही उसे खोजने आएगा। अब हान ली को धीरे धीरे ये आभास हो रहा था कि ग्रेट नॉर्थ एसेंस लाइट घाटी के बाहर मौजूद नहीं थी। उसका अधिकांश भाग घाटी के प्रवेश द्वार पर ही केंद्रित था। यदि ऐसा न होता तो गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के लिए सैकड़ों कल्टिवेटर्स को एक साथ घाटी में ले जाना असंभव होता, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो। इन्हीं विचारों के साथ हान ली नीली रोशनी की एक रेखा बनकर आगे बढ़ता गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही क्षणों में वह दर्जनों किलोमीटर दूर निकल गया। आधे दिन से भी कम समय में वो मीरियड लिंक माउंटेन्स के पास पहुंच गया। उसने सुना था कि इन पहाड़ों के पास हाल ही में कई मार्केट सिटीज खुली हैं। रास्ते में उसने वहां रुकने और पपेट्स को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करने का फैसला किया। मॉलन के साथ हुए युद्ध के बाद एंशिएंट हेरिटेज लैंटर्न के बदले में उसे कई दुर्लभ सामग्री मिली थी। वे इतनी कीमती थी कि उनसे वो बड़ी संख्या में हाई ग्रेड पपेट्स बना सकता था। इसलिए शहर में वो केवल सामान्य पपेट मटेरियल्स ही खरीदने वाला था। एंशिएंट नैसेंट सोल स्टेज पपेट्स के लिए आवश्यक सामग्रियों में से ब्लड फीनिक्स वुड अब भी नहीं मिली थी। ये एक अत्यंत दुर्लभ पीक ग्रेड सामग्री थी जो बाजारों में लगभग कभी उपलब्ध नहीं होती। सौभाग्य से हान ली पहले ही ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को इसके लिए सतर्क कर चुका था। अचानक हान ली की अभिव्यक्ति बदल गई। थोड़ी दूरी पर स्पिरिचुअल क्यूआई के तेज उतार चढ़ाव और रोशनी की चमक दिखाई दी। कुछ कल्टिवेटर्स एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। उसने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन शुरुआत में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं किया। वहां 4 पुरुष और एक महिला थे जो 2 गुटों में बंटे हुए थे। सभी मिड और अर्ली कोर फॉर्मेशन स्तर के कल्टिवेटर्स थे। 3 कल्टिवेटर्स पूरी तरह दबाव में थे क्योंकि उनके चारों ओर सैकड़ों जहरीले पतंगे मंडरा रहे थे जिनके पंखों से जहरीला रेनबो पाउडर फैल रहा था। जैसे ही हान ली जाने ही वाला था, उसकी नजर एक स्कॉलर के वस्त्र पर बने येलो मेपल वैली के चिन्ह पर पड़ी। येलो मेपल वैली? हान ली चौंक गया। उसके हस्तक्षेप से युद्ध का संतुलन बदल गया। कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट के 2 कल्टिवेटर्स घबरा गए और तुरंत झुककर बोले। हान ली ने सख्त स्वर में आदेश दिया कि वे बैटल रोक दें। उसकी शक्ति के सामने वे विवश थे। पतंगों को वापस बुलाया गया और दोनों कल्टिवेटर्स तुरंत वहां से चले गए। इसके बाद तीनों कल्टिवेटर्स हान ली के पास आए। स्कॉलर ने अपना परिचय चेन क्याओशन के रूप में दिया और बताया कि वो येलो मेपल वैली से है। जब हान ली ने चेन क्याओकियन का नाम लिया तो वातावरण अचानक भारी हो गया। वो मेरी छोटी बहन थी, चेन क्याओशन ने दुख के साथ कहा। वो कोर नहीं बना सकी और 100 साल पहले बीमारी से मर गई। वह मर गई। हान ली बुदबुदाया। उसके मन में उसकी मुस्कान, उसका चेहरा और वो अंतिम मुलाकात उभर आई जब उसने अपने दिल की बात कही थी। कुछ क्षणों बाद हान ली ने अपने भावों को दबाया और धीमे स्वर में कहा, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था वो शादी करने वाली थी, लेकिन डेविल दाओ इन्वेजन से पहले। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी, अनकही पीड़ा बह रही थी।